मेरे प्रिय छात्रों जो कि सीटेट यूपीटेट 2020 में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उनका आप सभी का अनन्या एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस और यहाँ पर ईवीएस के बारे में हम लोग एक टॉपिक प्रारंभ किए हैं जिसे आप वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के बारे में पिछली क्लास में आपको बताया गया कि वायुमंडल घनत्व, वायुदाब एवं आर्द्रता के आधार पर इसे निम्न 5 मंडलों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें प्रथम मंडल को हम लोग देख रहे थे। अब प्रथम मंडल में यह हम लोगों ने अध्ययन किया कि इस मंडल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं में यह है कि ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से या अर्थ सरफेस से पोलर एरिया में ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर तक निर्धारित की जाती है तथा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक निर्धारित की जाती है। अर्थात क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई सी लेवल या हम लोग इसे जनरली धरातल या अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर ध्रुवीय क्षेत्रों में एवं 18 किलोमीटर तक विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निर्धारित करते हैं तथा वैज्ञानिक विद्वान इसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर निर्धारित करते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर निर्धारित की जाती है तथा इस मंडल में ही संपूर्ण वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ वायुमंडलीय घटनाओं के कहने का अभिप्राय है कि इसी मंडल में बादल अर्थात क्लाउड बनने की क्रिया होती है। इसी मंडल में वर्षा होती है, रेनफॉल वर्षा की घटनाएं इसी मंडल में होती हैं तथा इसी मंडल में कोहरा या फॉग की भी घटना घटित होती है तथा इसी मंडल में तूफान आने की भी क्रिया होती है। तूफान किस मंडल में आता है? तूफान जिसे आप स्टॉर्म कहते हैं या चक्रवात अथवा साइक्लोन। क्लाउड, रेनफॉल, फॉग, स्टॉर्म, साइक्लोन तथा लाइटनिंग एवं थंडरिंग या तड़ित झंझा या बिजली का चमकना, बादल का गरजना आदि संबंधी समस्त वायुमंडलीय घटनाएं इसी में घटित होती हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज all of you remember these points.
सेकेंडली, दूसरे स्थान पर हम लोग यह देखेंगे, इसका एक प्रमुख बिंदु यह भी है कि इसी मंडल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इसी मंडल में फ्लाइट अर्थात वायुयानें उड़ाने भरती हैं। वायुयानें किस मंडल में, एरोप्लेन किस मंडल में उड़ान भरती है? क्षोभ मंडल में उड़ान भरती है। किंतु इसमें अनेक बाधाओं के कारण विद्वान यह बताते हैं कि इसे उड़ान भरने हेतु आदर्श दशाओं की प्राप्ति समताप मंडल के निचले भाग में होती है। समताप मंडल जिसमें तापमान में भी निचले भाग में लगभग समानता पाई जाती है, वह यह नाना प्रकार के वायुमंडलीय दशाओं व गति अवरोधक तत्वों से दूर होता है। अर्थात इसमें गति अवरोधक उत्पन्न करने वाली किसी भी घटना का संपादन नहीं होता है। यहाँ दो प्रश्न बनता है कि वायुमंडल के किस मंडल में वायुयानें उड़ानें भरती हैं, तो आपका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। जबकि यदि पूछा जाए कि वायुमंडल के किस मंडल में वायुयानों को उड़ान भरने हेतु आदर्श दशाओं की प्राप्ति होती है, ऐसी स्थिति में आपका सही जवाब समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर होगा। स्ट्रेटोस्फीयर क्योंकि यह नाना प्रकार के वायुमंडलीय गतिविधियाँ इसमें घटित नहीं होती हैं, उनसे दूर होती है। एक वाक्य में अगर हम कहें, यह शांति होता है, यह शांति क्षेत्र होता है। और यहाँ पर एयर जेट यहाँ पर जेट विमानें या जेट विमान अथवा एयर जेट इसी मंडल में, इस मंडल में समताप मंडल के निचले भाग में उड़ाने भरती हैं, या क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमानें, तीव्र गति से उड़ान भरने वाली जेट विमानें उड़ाने भरती हैं। एरोप्लेन या वायुयानें क्षोभ मंडल में उड़ान भरती है, जबकि जेट विमान या एयर जेट समताप मंडल के निचले भाग में उड़ाने भरती है। तीसरा यहाँ पर प्रमुख बिंदु आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल में यहाँ CO2 और O2 जैसी गैसों का बहुतायत मात्रा में प्राप्ति होती है। ये दे आर फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी, ये भारी मात्रा में इनकी उपस्थित होती है। और इन गैसों में या वायुमंडलीय गैसों में क्षोभ मंडल में संपूर्ण गैसों का लगभग 85% गैसों की प्राप्ति होती है। कितने प्रतिशत गैसों की? लगभग 85% गैसों की प्राप्ति होती है। नियर अबाउट 85% gases of atmosphere are found in troposphere। यहाँ इसे आप कई अन्य नामों से भी पुकारते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया कि सघन मंडल, मिश्रित मंडल,
परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल। तथा इस मंडल का ध्रुवों और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई निर्धारित करने का मुख्य कारण है कि इस मंडल में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इक्वेटोरियल एरिया में गर्म पवनों का संवहन होता है, गर्म पवनों का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। तथा इस मंडल में, क्षोभ मंडल में, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। यहाँ पर तापमान में जो गिरावट आती है, वैज्ञानिक यह बताते हैं कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है तथा यही पर किलोमीटर, यद्यप कुछ मात्रा में गिरावट आती है दर में, लेकिन प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस की दर से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट आती है। यहाँ क्षोभ मंडल में टेम्परेचर में कमी आती है, गिरावट आती है, जो प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस की दर से आंका जाता है। इसे प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान का गिरना यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। सामान्य ह्रास दर कहते हैं। प्रति किलोमीटर क्षोभ मंडल में 6.4 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान के गिरने की क्रिया को नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्षोभ मंडल में जब तापमान गिरने के बजाय, चाहे जहाँ से, इसका कोई एक निर्धारित ऊंचाई नहीं है, लेकिन जब भी इसमें वृद्धि होगी तो वृद्धि होने की क्रिया को तापमान की विलोमावस्था कहते हैं या तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर से आप इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस की दर से गिरावट को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, जबकि तापमान की वृद्धि की क्रिया को तापमान की विलोमावस्था या इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इसमें बढ़ने की क्रिया में किस दर से बढ़ता है इसके बारे में विद्वान चर्चा नहीं करते, बस इतना ही बताया जाता है कि तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इस मंडल से संबंधित प्रमुख बिंदु थे, इन्हें आप कृपया याद कीजिए और यहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रायः आपके समस्त एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, इसके बाद इस मंडल के बारे में कुछ और जानकारी के क्रम में आप कह सकते हैं जो आपके यहाँ आ सकता है, इट मे बी आस्क्ड दैट इस मंडल की जानकारी देने का श्रेय टीजरेंस डिबार्ड महोदय को जाता है। टीजरेंस डिबार्ड
महोदय को जाता है तथा इन्होंने ही समताप मंडल के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत की। साथ ही साथ इस मंडल के ऊपरी भाग में अर्थात क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में और समताप मंडल के निचले हिस्से में लगभग 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की मोटाई में एक परत की प्राप्ति होती है जिसे ए लेयर कहते हैं या इसे ही आप क्षोभ सीमा कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज या ट्रोपोपाज। क्षोभ सीमा क्या है? समताप मंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों के मध्य में 1.5 से 3 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त एक क्षेत्र सीमा को आप क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज कहते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रोपोपाज। हेयर ट्रोपोपाज का तात्पर्य है मिक्सिंग जोन। इसे आप मिक्सिंग जोन कहते हैं अर्थात मिश्रित क्षेत्र या मिक्सिंग जोन कहते हैं। इसके बारे में सर नेपियर महोदय ने बताया। अर्थात क्षोभ सीमा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने प्रदान की? सर्वप्रथम जानकारी सर नेपियर महोदय ने प्रदान की। सर नेपियर महोदय। और अब इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण मंडल समताप मंडल है। दूसरा महत्वपूर्ण मंडल समताप मंडल है। समताप मंडल की ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक निर्धारित की जाती है। अर्थात धरातल से 50 किलोमीटर क्षोभ मंडल के ऊपर निर्धारित की जाती है। इस मंडल में कहा जाता है कि लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के मध्य मंडल के निचले भाग में 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक में अर्थात मध्य मंडल के निचले भाग में 5 किलोमीटर तक अर्थात सतह से 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक या समताप मंडल के 20 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक में यहाँ ओजोन गैस की प्राप्ति होती है और इस गैस के एक आवरण की प्राप्ति होने के कारण इसे ओजोन परत कहते हैं या ओजोन लेयर कहते हैं। इट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। और कुछ विद्वान समताप मंडल के ऊपरी भाग में प्राप्त होने वाले इस परत को ओजोन मंडल की संज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थात पहला ही प्रश्न आपके यहाँ पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में प्राप्त होती है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। और ओजोन गैस की प्राप्ति इस मंडल में इस परत की प्राप्ति 20 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर के मध्य में होती है तथा इस मंडल में
इस परत की प्राप्ति के साथ विद्वान यह बताते हैं कि इस परत की औसत मोटाई 25 से 35 किलोमीटर है। इसकी औसत मोटाई 25 से 35 किलोमीटर है। वह यहाँ इस मंडल में सर्वाधिक ओजोन गैस की प्राप्ति संकेंद्रण 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होता है। कितनी ऊंचाई पर प्राप्त होता है? 22 किलो। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस आर फाउंड एट द हाइट ऑफ 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर। तथा यहाँ पर ओजोन गैस का अणुसूत्र O3 है तथा इसका रंग हल्का नीला होता है। वह इसकी गंध सड़ी मछली के प्रकार की होती है। साथ ही साथ इस गैस का स्वाद तीक्ष्ण होता है, बिटर। इसका स्वाद कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। तथा इस गैस का सर्वाधिक निर्माण बसंत ऋतु में होता है, जबकि सर्वाधिक हानि इसे पतझड़ के महीने में होती है। यहाँ आप देखेंगे कि ओजोन परत के कारण समताप मंडल सम मीन्स समान, ताप मीन्स तापमान, मंडल मीन्स क्षेत्र। अर्थात इस मंडल में प्रारंभ में तापमान में समानता पाई जाती है, किंतु ऊंचाई बढ़ने के साथ ओजोन परत के कारण इस मंडल में भी प्रति 200 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है, या प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होती है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह क्यों होती है? क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों या पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अतः इस मंडल में तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों या अल्ट्रा वायलेट रेज या इसी को आप यूवी रेज कहते हैं। यूवी रेज, इसको आप क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज को यह परत, ओजोन परत, या तो अवशोषित कर लेती है या फिर इसे वायुमंडल में परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित। यह वापस कर, और यही अवशोषित करने के कारण इस मंडल में तापमान में वृद्धि आती है, वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। दूसरा प्रमुख बिंदु आप यह देखें कि इसी किरणों की उपस्थिति में यह क्रिया करके ओजोन गैस भी निर्मित होती है, ओजोन गैस का भी निर्माण होता है। लेकिन यदि ये हानिकारक किरणें धरातल पर पहुंच जाएं तो इनसे अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर, जैसे
स्किन कैंसर, यहाँ पर स्किन कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है तथा यहाँ पर मोतियाबिंद या कैटारैक्ट भी आँखों में हो सकता है तथा फसलों के उत्पादन की क्षमता में कमी आ सकती है व प्रजनन क्षमता में भी गिरावट आ सकती है, अर्थात डाउनफॉल इन रिप्रोडक्शन सिस्टम। नाना प्रकार की बीमारियों से यह ओजोन परत अवशोषित करने के कारण इन किरणों को ये धरातल पर नहीं पहुंच पाते। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का सुरक्षा कवच या जीवन रक्षक छतरी, इसे आप जीवन रक्षक छतरी कहते हैं, अर्थात लाइफ सेविंग अम्ब्रेला। ओजोन लेयर इज आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग अम्ब्रेला, इसे आप जीवन रक्षक छतरी कहते हैं। ओजोन परत को इसे पृथ्वी का कंबल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है तथा इसे हानि पहुँचाने वाली गैसों का उत्सर्जन प्रमुख रूप से होता है एसी के द्वारा, फ्रीज के द्वारा एवं शीतालय या जिसे आप कोल्ड स्टोरेज कहते हैं और अग्निशमन यंत्र के द्वारा होती है तथा वायुयानों के कारण होती है। साथ ही साथ प्रक्षेपण यानों के द्वारा छोड़े गए नाना प्रकार के प्रदूषणों से होता है, इसे हानि पहुंचती है, जिनमें इनके द्वारा छोड़े गए प्रदूषणों में कहा जाता है कि इसे भारी मात्रा में हानि पहुंचाती हैं तथा ओजोन परत या इनसे छोड़े गए नाना प्रकार की गैसों में सर्वाधिक मात्रा में यद्यपि इसे हानि Cl2 पहुंचाती, लेकिन यह मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा इसे सर्वाधिक मात्रा में हानि पहुंचती है। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, साथ ही साथ हाइलेंस या हैलोजन्स, इसके अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन मुख्यतः समाहित हैं और इसे नाइट्रस ऑक्साइड और अति न्यून मात्रा में, कम मात्रा में ही सही, इसे मिथिल क्लोराइड भी हानि पहुंचाती है। तो यहाँ दो प्रश्न बनता है, सर्वाधिक मात्रा में इसे हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तथा इसे सबसे कम मात्रा में हानि पहुंचाने वाली गैस कौन है? मिथिल क्लोराइड। इन गैसों का उत्सर्जन इन्हीं घटनाओं के कारण होता है, और
इन गैसों की उपस्थिति में ओजोन गैस यदि एक बार O2 और O में ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में जब विभक्त हो जाती है तो यह पुनः संयोजित नहीं हो पाती है, यह पुनः संयोजित नहीं हो पाती है और इस प्रकार से इसका क्षरण ओजोन रिक्तीकरण, इसे आप ओजोन रिक्तीकरण कहते हैं या ओजोन क्षरण कहते हैं या इसे ओजोन डिप्लेशन कहते हैं और ओजोन डिप्लेशन को ही ओजोन होल के भी नाम से जाना जाता है। ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन होल या ओजोन डिप्लेशन कहलाता है। बिकमिंग थिन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। क्या कहलाता है? ओजोन होल, ओजोन छिद्र। तथा सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक जे फारमैन के द्वारा 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र को देखा गया, प्रकट किया गया। ओजोन होल कहाँ पर? अंटार्कटिका पर। किसके द्वारा? जे फारमैन के द्वारा। और इसी के बाद यूनेप के द्वारा इसे संरक्षित करने हेतु कुछ कदम भी उठाए गए और शीघ्र ही 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, कहाँ पर? मॉन्ट्रियल शहर में। और ये मॉन्ट्रियल शहर कहाँ स्थित है? कनाडा। और यह एक नदी जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस। इसी नदी के मध्य में स्थित यह एक द्वीप है, सेंट लॉरेंस द्वीप। और यहीं पर कई देशों का सम्मेलन हुआ और उसमें CFC और हेलेंस गैस की मात्रा में कटौती का प्रावधान स्वीकार किया गया, जिसे आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके यहाँ अनेक बार पूछा गया है, मेनी टाइम आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। और इसे अमली जामा 16 सितंबर को पहनाया गया, इसीलिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओजोन कंजर्वेशन डे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट।